हेलो एवरीवन। तो एगेट के शुरू होने पर हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि वहां पर हमें कोई गोरो से देखने को मिलेगा, और अकेला भी नहीं बल्कि पूरे 5। ये गोरो से सच में मॉन्स्टर्स हैं जो किसी भी टॉप टियर को हराने की पावर रखते हैं। आज हम इस वीडियो में ईमू के बच्चों को रैंक करेंगे, यानी गोरोसे को, जो वन पीस वर्ल्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी में से एक है। तो रैंक करेंगे उनकी पावर के बेसिस पर, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। हमें उनकी पावर्स देखने का अब तक एक ही मौका मिला है, रीसेंट एगेट इंसिडेंट, जहां पर सभी गोरोसे प्रेजेंट थे। उन्होंने फाइट करी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। सो हम एगेट इंसिडेंट के बेसिस पर उनकी पावर्स को रैंक करेंगे जितना हमने एगेट पर देखा है। पांचों एडलर डिफरेंट पावर्स में एक्सपर्ट है, इसी के साथ उनमें कुछ कॉमन पावर्स भी है, लाइक टेलीपैथी, रीजनरेशन, और पांचों गोरोसे के पास कॉन्करर हाकी भी है। ऑल्सो अगर तुम एनीमे वॉचर तो इसी क्षण पीछे मुड़ जाओ, आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। स्पॉयलर से डरते हो तो पीछे रहो। तो अब पता लगाते हैं कौन कितना पानी में और कौन कवर में पहुंच चुका है। इसी के साथ सैटर्न के मरने के बाद गार्लिंग का उसे रिप्लेस करना, इसके बारे में तो सभी को पता ही होगा। तो गार्लिंग भी हमारी इस रैंक का पार्ट बनेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। देखते हैं इस वीडियो पे तुम लोग मैक्सिमम लाइक कर पाते हो कि नहीं। स्टार्ट करते हैं सैंड सेफर्ड जुपिटर से। जुपिटर जो वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर का टाइटल होल्ड करता है, जुपिटर के पास बाकी अदर गोरोसे की तरह टेलीपैथी की पावर है और एक मिथिकल जोन फॉर्म सैंडवॉर्म की। इस पावर को ये फुल या फिर हाइब्रिड फॉर्म में यूज कर सकता है। ये जाइंट सैंडवॉर्म फॉर्म मैसिवली बड़ा है, इवन जाइंट्स के लिए भी। सैंडवॉर्म पावर्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबली वर्क करती हैं, लाइक वो जमीन में जाता और कहां से निकलेगा किसी को नहीं पता है, और जब निकलेगा तो आसपास के सराउंडिंग या फिर एनिमीज को अपने मुंह में खींच लेता है। जुपिटर की सकिंग एबिलिटी काफी इंप्रेसिव है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? अरे मैं कह रहा हूं, मान लो, बहुत इंप्रेसिव है। इसका डिफेंस इतना भी बढ़िया नहीं, इसके जमीन से निकलने पर अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन हाक है तो तुम इजीली उससे बच जाओगे, और जाइंट्स ने भी मिलकर इसे कचर दिया था। इसकी सबसे बड़ी पावर थी रीजनरेशन एबिलिटी। डिफेंस अच्छा है नहीं तो ये पिटेगा और कचरा भी जाएगा। इसका सबसे पावरफुल अटैक, जहां सब कुछ अपने मुंह में खींच रहा होता है, इवन जाइंट भी उसके सामने स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, पर लूफी ने उसे सिंपली नेग्लेक्ट कर दिया, उसके मुंह में एक बड़ी सी बिल्डिंग को फिट करके। यूनिक प्रॉब्लम्स रिक्वायर बेसिक सॉल्यूशन। इससे एक बात किसी को हमें मिलती है कि अपने मुंह से बड़ी चीज नहीं लेनी चाहिए। एगेट आइलैंड पर जुपिटर के मोस्ट ऑफ अटैक से चीजों को अपने मुंह से खींचना, हेड ऑन स्ट्राइक करना, बट ये दोनों वहां पर काम नहीं आ रहे थे। कोई ना कोई इसके मुंह में ढक्कन लगा दे रहा था। जाइंट रोबोट ने इजीली एक हाथ से इसे रोक लिया था। इस बंदे की एगेट आइलैंड पर जमकर बेइज्जती हुई थी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बंदा सबसे वीकेस्ट गोरोसे में आता है। नेक्स्ट है मार्कस मार्स, द वॉरियर गॉड ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके पास एबिलिटी है इट्सुमाडे में ट्रांसफॉर्म होने की, एक फ्लाइंग जाइंट मॉन्स्टर वर्ड जो देखने में काफी खतरनाक लगता है। मार्स ने अपनी ह्यूमन फॉर्म में एगेट आइलैंड पर कॉन्करर हाकी भी शो की थी, और उस टाइम पर यह बंदा मुझे काफी पावरफुल लगा था, सूर्यवंशम के भानु प्रताप जैसा। इसके पास सबसे बढ़िया पावर है कि यह अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में फ्लाई कर सकता है, और ऑफेंसिव पावर के लिए अपने मुंह से लेजर बीम ब्लास्ट करता है, जो दूर खड़े टारगेट को हिट कर सकती है। एक ओपोनेंट जो उड़ सकता है और दूर से ही अटैक कर सकता है। ये पावर सुनने में इनविंसिबल टाइप की लगती है, मगर तब जब एनिमी उसे अच्छे से यूज कर पाता हो। मार्स ने वेगापन के ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए काफी कुछ किया, बट फाइट के टाइम पर उसने अपने लुक्स के अकॉर्डिंग हॉरिफिक स्ट्रेंथ को शो नहीं करा। मार्स यहाँ पर सभी को धमकी देता है कि तुम में से एक को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा, पर अगले ही पल उसके सामने दो नीगा आकर खड़े हो जाते हैं, एक लूफी और दूसरा बोनी। इसे देखकर मार्स के मन में ये बात चल रही थी, भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। और एक कंबाइन अटैक के साथ मार्स का सीधे मरिजुआ का टिकट कट जाता है, और ये पहला बंदा बनता है जो मरिजुआ पहुंचता है, और वहां जाकर प्यारे बुजुर्ग बच्चे की तरह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अगर इसने एगेट आइलैंड पर अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ प्रूव की होती, सिर्फ बिल्डिंग को उड़ाने की जगह किसी जाइंट या फिर किसी और बंदे पर पावरफुल अटैक किए होते, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर रखता, बट मार्स बुरी तरह से फेल हुआ ये करने में। वो सुप्रीम पावर जैसी कोई भी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं कर पाया। जो सबसे बड़ी पावर थी बाकी गोरोसे की तरह, वो ईमो की दी गई थी, रीजनरेशन एबिलिटी। नेक्स्ट है वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस, लेट सैंड जगेर्सिया सैटर्न। लेट बोलने में कितना बढ़िया लग रहा है, मर गया सारा दल्ला। इसे याद करके मेरी खुशी बढ़ जाती है। मजाक एक तरफ, पर एक बुजुर्ग की मौत पर श्रद्धांजलि तो बनती है। कमेंट्स में अपने स्टाइल में 2 शब्द सैटर्न के बारे में बोल कर जाना, और जल्दी से 15 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। तुम्हारी रफ्तार थोड़ी धीमे चल रही है, उसे बढ़ाओ यार। सैटर्न वो गोरोस है जिसे हमने एगेट आइलैंड पे सबसे पहले देखा था। उसकी एंट्री सबसे ज्यादा बैडेस्ट थी, आते ही मरीन का सर उड़ा देना, सभी को फ्रीज कर देना, उसका ऑरा सभी के अंदर फियर बना दे रहा था। और इस एंट्री को देखने के बाद लग रहा था कि ये बंदा अकेला सभी को दौड़ा दौड़ा कर पी लेगा, पर चीजें ज्यादा टाइम तक ऐसी नहीं रहती हैं। सैटर्न की डिग्गी फिर लगातार झटके एक के बाद एक लगने शुरू हो जाते हैं। किजारू के डाउन होने के बाद लूफी उस पर भारी पड़ने लगता है, वो उस पर पलट के वार भी नहीं कर पा रहा था, और जब वो बोनी को मारने गया, कुमा ने उसे उसकी औकात दिखा दी।
और जब अपने मोस्ट प्रेडिक्टेबल अटैक करा, यानी उसके पैर जो नुकीले टाइप के, तो उससे जब उसने वेगापंक के ऊपर अटैक करा, वो भी नहीं मरा, उसे भी किजारू नहीं मारा। यानी तुम एक ह्यूमन को भी नहीं मार पा रहे हो गोरे से होने के बाद। मेरे ख्याल से इस सब के बाद सैटर्न को जॉब छोड़ देनी चाहिए। ओ सॉरी, अब वो कैसे छोड़ेगा, मर ही गया दल्ला। टू लेट ब्रो। वैसे सैटर्न इतना भी वीक नहीं था, हम उसे वीक इसलिए समझते हैं क्योंकि वो एनिमी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पा रहा था, पर स्टिल उसके पास काफी अलग तरह के अटैक्स है। लाइक वो सर को उड़ा देता है बस देखने भर से। ऑल्दो वो सांजी के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। विमल खाकर वो मुंह से स्टफ थूकता है, वो जो टारगेट को हिट करने के बाद एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसके साथ लूफी ने होम रन मारा था। ये अटैक काफी इंप्रेसिव था। सैटर्न ड्यूरेबल आदमी नहीं था, वो तो उसे ईमू की कृपा थी उसके पर, वरना उसे बोनी ने इंजर कर दिया था, कुमा ने तो लतेड़ दिया था, लूफी ने उसे बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करा, पर उसका एंडोरेंस काफी सही था। कितने सारे अटैक उसने खुद झेले, सभी ने उसे पेला, फिर भी लौंडा पीछे नहीं हटा, ना ही रोया। वो लड़ता रहा बार बार, फिर से उठता है, एक बार पिटा, फिर से उठा, फिर लड़ा, पर हार नहीं माना उसने काफी कोशिश करी, बट आयरन रोबोट की हेल्प से लूफी यहां से निकल जाता है और एज ए पनिशमेंट ईमू सैटर्न को जलाकर हड्डी बना देती, क्योंकि इस चीज को सैटर्न को हैंडल करना चाहिए था। और इस मूवमेंट के बाद ईमू गाय मेरी फेवरेट बन गई है। नेक्स्ट है वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस सेंट ईथन बैरन वीनस जूरो। एक हमारा गांधी था जिसे पिज्जा खाना काफी पसंद था, क्योंकि पिज्जा को काट कर खाते हैं, और लॉर्ड गोड से क्या तो मरने के बाद वो रीइंकारनेट होता है वन पीस वर्ल्ड में एज नज़ुरो। और यहाँ इसका काम था मरीजों के खजानों को संभालना, और यहाँ पर भी काफी घपला कर ही रहा होगा, पुरानी आदत जाएगी कैसे। नज़ुरो के गढ़ पर एंट्री ऐसा लग रहा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोरो से होगा, और ऐसा वो फीट दिखाता भी है। एफर्टलेसली एनिमी को काटना, फिर चाहे वो पैसिफिस्ट हो, पायरेट्स हो या फिर कोई भी। यहाँ पर नज़ुरो की स्वॉर्ड्समैनशिप बेस्ट थी, जो हम एक सुप्रीम ग्रेड ब्लेड विल्डर से उम्मीद भी करते हैं। उसने एगेट के टॉप को बीच से काट दिया था एक बन की तरह। उसकी स्पीड इंसेनली हाई थी, जैसा हम सांजी की देखते हैं। एगेट आइलैंड पे वो टोटली रैम्पेज पे था, पर स्टिल उसे सांजी और जोरो ने रोकने की कोशिश करी, जहां पर सांजी की किक से उसके मुंह से खून निकल गया, और जोरो ने भी क्लैश करते हुए उसे दूर फेंक दिया था। और इसी के साथ जायंट्स ने भी उसे दबोच लिया था। इसने बाकी गोरोसे की तरफ फेटल अटैक्स नहीं झेले, थैंक्स टू स्पीड एंड स्ट्रेंथ। नज़ुरो ने एगेट पर काफी कुछ किया अपनी मिस्ट्री को बनाए रखते हुए। इन सभी चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने जिन गोरोसे के बारे में बात करी, नज़ुरो सभी से ऊपर आता है और काफी स्ट्रॉन्ग है, पर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग गोरोसे के अंदर है। इसीलिए हम बढ़ते हैं नंबर सेकंड स्पॉट की तरफ, जो है सैंड टॉपमैन वर्करी। वर्करी जिसके पास पावर एक जाइंट मॉन्स्टर बोर के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की। वर्करी हमेशा से सभी गोरोसे के सेंटर में बैठा दिखाई देता है, और ईमू के सामने जाने पर वर्करी हमेशा सेंटर में ही रहता है, यानी उसकी बैठने की पोजीशन भी उसकी रैंक को दिखाता है, यानी वर्करी रैंक में इन सभी से ऊपर आता है। वर्करी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में डिफरेंट तरह के पावरफुल अटैक्स यूज करता है, लाइक जब वो चिल्लाता था उसमें भी कॉन्करा आके इन्फ्यूज होती और वो फायर प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी के साथ इसके ऊपर पावरफुल अटैक्स का भी असर नहीं होता, इसकी ड्यूरेबिलिटी इंसेनली हाई है। लूफी के जिस अटैक से काइडो तक डैमेज हो गया था, वहीं पर वर्करी को उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पर रेड रॉक की बात कर रहा हूँ। वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है हम सभी जानते हैं। रीजनरेशन अलग जगह है, बट उसे झेल जाना ये बात अलग ही लेवल की है। यानी वर्करी काफी टफ है, इवन फॉर लूफी एंड जायंट, जिसकी आंखें उनके लिए भी काफी ज्यादा थी। लूफी बाकी गोरोसे को इजीली धर के पेल रहा था, वहीं पर वर्करी के साथ ये चीज दिखाई नहीं देती है। एगेट पर वर्करी नज़ुरो से भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। नज़ुरो के पास भले ही काफी स्पीड है, बट वर्करी की ड्यूरेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा इंसेन है, और उस पर अटैक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके कॉन्कर आके रोड तो बहुत ज्यादा बढ़िया अटैक है, जो गियर 5 लूफी को भी दूर फेंक दे रहा था। सो अब हमारे पास है नंबर 1, जिसका पूरी रैंकिंग में इंतजार रहता है, और ये वीडियो शुरू होने के साथ ही प्रेडिक्टेबल था। सैटर्न के मरने के बाद जिसे ईमू ने अपनी गोद में उठाया, यानी न्यू वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस सैंड फिगरलैंड गार्लिंग। गार्लिंग पूरे होली नाइट्स का कमांडर था, तो उसकी स्ट्रेंथ पर शक करना बेवकूफी हो गया। हमने भले उसकी स्ट्रेंथ को अभी तक विटनेस नहीं करा, बट गार्लिंग को फ्लैशबैक में स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ दिखाया गया। वो इतने सालों से लीडर था होली नाइट्स का, और हमें गॉड वैली इंसिडेंट की कुछ झलक तो दिखाई गई है, जहां पर गार्लिंग अपने यंगर डेज में बीस्ट माना जाता था, भले ही वो एक गलत साइड पर था। पर व्हाइट बेड जो सैंग से कहता है कि तुम्हारी शकल मुझे उस बंदे की याद दिलाती, और इसे देखकर मेरे स्कार में दर्द होने लगता है। और ये गाव किसी और ने नहीं, खुद गार्लिंग ने उसे दिया था। गार्लिंग ने गॉड वैली पर पायरेट्स को देखकर भागना चूज नहीं करा, बल्कि वो उस वॉर का हिस्सा बना। गॉड वैली वॉर कितनी ज्यादा क्रेजी थी, हमने उसके किस्से कितने ही ज्यादा सुने हैं, और अब प्रेजेंट में गार्लिंग बाकी गोरों से सेपरेटली फाइनल फिगर में दिखाया जाता है, उस इमेज के अंदर जिसमें वन पीस को क्लेम करने वाले और उनसे रोकने वालों की इमेज दिखाई गई है। तो
तो हम सभी इसे एक्सेप्ट करते हैं कि गार्लिंग कितना ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट बेड को स्कार देना कोई नॉर्मल बात नहीं, जिसने आगे कितनी बैटल रॉजर के साथ लड़ी, बट उसे स्कार दिया गार्लिंग ने, रॉजर ने नहीं। तो अब गार्लिंग बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट गोरोसेई। ये बंदा पहले एडलर से लेस अथॉरिटी पर था, पर अब वो इक्वल आ चुका है। शायद गार्लिंग भी इस मौके का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, और अभी तक गार्लिंग की मिथिकल फॉर्म भी रिवील नहीं की गई है। वो बिना उसके कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और रीजनरेशन एबिलिटी के साथ तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा। यानी अब गोरोसे में 2 स्वॉर्ड्समैन हो जाएंगे, गार्लिंग और नज़ुरो। तो क्या पता गार्लिंग के पास भी सुप्रीम ग्रेड ब्लेड हो। एगेट इंसिडेंट में एक बात तो हुई थी कि सभी गोरोसे ऑल आउट नहीं गए थे, क्योंकि इस आइलैंड पे काफी चीजें थी जिन्हें वो सिक्योर करना चाहते थे। यानी सिर्फ लूफी को पकड़ना और वेगापंक को मारना उनका ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो उन्हें उन चीजों का ध्यान रखते हुए उन सभी से फाइट करना था। सो फ्यूचर में ये लोग हमें और ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे, और ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। सो यही थी मेरी रैंकिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलता हूँ। ऐसे और वीडियोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ हमारा सेकंड चैनल भी है, उसे भी चेकआउट करना, जहां पर हम अदर एनिमेस पर कंटेंट बनाते हैं, वो भी सेम एनर्जी के साथ।